वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के ही आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी का पहला पार्ट। और पहला पार्ट है हमारा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इसके कुछ बेसिक्स देखे थे, एक बार हमने रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिक्स थे कि हमने देखी थी आवेश की परिभाषा और आवेश के प्रकार। ठीक है, और आवेश को क्यों पढ़ा था हमने, आवेश को पढ़ने की आवश्यकता क्या थी, तो हम ध्यान दें बेसिक से हमें पढ़ना है विद्युत क्षेत्र। और विद्युत धारा क्या होती थी, विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होती थी। विद्युत धारा की डेफिनेशन होती थी आवेश के प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर को कहते थे हम विद्युत धारा। तो विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर है, तो हमें इसके के बेसिक्स को जानना था। तो हमने पढ़ा था क्या, आवेश। एक बार इसकी डेफिनेशन मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, क्या होती थी आवेश की डेफिनेशन। आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसा कि हमने देखा था, थेल्स ने क्या किया था, एक अंबर नामक पदार्थ की खोज करी थी और उसे रगड़ा था किससे, ऊन के कपड़े से। ठीक वैसे ही गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा था, बिल्ली की खाल या फर से। और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर भी हमने देखा था कि वो आवेशित हो जाता है, ऐसा हमने देखा था। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था आवेशों के प्रकार। तो आवेशों के दो प्रकार होते थे, कौन कौन से प्रकार होते थे, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश एवं ऋणावेश। ठीक है, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवेशन की विधियां। एक बार इसे रफ कर देता हूं, आवेशन की विधियां। हमारा टॉपिक है आज का आवेशन की विधियां। तो आवेशन की तीन विधियां होती हैं मुख्य रूप से। तीनों विधियों में एक बार यहाँ पे नोट कर रहा हूं। फर्स्ट विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी जो विधि है वो है चालन द्वारा आवेशन। चालन या फिर इसे कह सकते हैं हम संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन। और जो हमारी तीसरी विधि है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरी विधि है हमारे पास प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आवेशन की हमारे पास तीन विधियां हुई। पहली विधि घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी विधि चालन या संपर्क द्वारा आवेशन, और तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। हम इनको पॉइंट टू पॉइंट 1 to 3 डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं बात कर रहा हूँ घर्षण द्वारा आवेशन की। तो घर्षण द्वारा हम किसी चीज को कैसे आवेशित कर सकते हैं। अच्छा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसा कि ठीक किसने किया था, थेल्स ने। थेल्स ने क्या किया था, अंबर को रगड़ा था। अंबर नामक पदार्थ को इसने रगड़ा था ऊन से। तो ये देख रहा था कि अंबर में एक गुण आ जाता है कि ये अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। रगड़ना मतलब घर्षण। तो जब हमने अंबर को ऊन से रगड़ा, घर्षण दिया, तो क्या उत्पन्न हुआ उसमें, आवेशन। तो ये आवेशन की वह विधि जिसमें किसी वस्तु को घर्षण करके आवेशित किया जा सकता है कहलाता है घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, ऐसा ही किसने किया था, गिलबर्ट ने। गिलबर्ट ने क्या किया था, किसको रगड़ा था, गिलबर्ट ने रगड़ा था एबोनाइट की छड़ को। एबोनाइट को रगड़ा था किससे, बिल्ली की खाल या फर से। बिल्ली की खाल या फर। तो रगड़ना मतलब घर्षण। यदि किसी चीज को रगड़ा जाए तो हमें पता है वो आवेशित हो जाती है। ठीक है, तो यहीं से हम नोट्स भी प्रिपेयर करते चलेंगे। ठीक है, हो सकता है नोट्स की आपको फोटो में डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूं। तो अभी तो आप यहाँ से नोट्स प्रिपेयर करते जाए। घर्षण द्वारा आवेशन क्या है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो उससे क्या लिखना है, आवेशन की वह विधि
जिसमें किसी वस्तु को घर्षित करके रगड़ने पर आवेशित किया जा सकता है, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। जैसे जैसे करके लिख सकते हो आप, क्या, जैसे अंबर को ऊन से रगड़ने पर। ठीक है। दूसरी जो विधि है हमारे पास, सेकंड जो विधि है वो है चालन द्वारा आवेशन। समझें, चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। चालन या संपर्क द्वारा आवेशन कैसा? जैसे आप घरों में टेस्टर यूज लेते हो, आप एक प्लग में लगाओ, बिजली का प्लग में लगाया आपने, और आप उससे छोटे नट बोल्ट जो होते हैं, जो पेच निकाले हैं, उनको उठाने की कोशिश करना, क्या वो उठ जाते हैं? क्यों उठ रहे हैं? ऐसा क्या था? आप उनको टेस्टर को प्लग में ना लगाएं और तब उठाने की कोशिश करें, वो नहीं उठता है। और जब आप उसको बार बार किसी स्विच में लगाते हो, ठीक है, किसी सॉकेट में लगाते हो, तो आप देखते हो कि उससे छोटे पेच आसानी से उठ जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने संपर्क में रखा है। यदि किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, किसी चालक के संपर्क में रखा जाए जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो जिस वस्तु को हमने रखा है वो भी क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। तो आवेशन की वह विधि जिसमें किसी एक चालक को दूसरे आवेशित चालक के संपर्क में रखा जाए और उसमें आवेश आ जाए, क्या कहलाती है? चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। थर्ड और इम्पोर्टेंट जो विधि है हमारी, वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। उसको ध्यान से समझिए। इम्पोर्टेंट जो विधि है तीसरी, प्रेरण द्वारा आवेशन। थर्ड, प्रेरण द्वारा आवेशन। अच्छा, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, आवेशन की उस विधि का नाम बताइए जिसमें चालक को बिना संपर्क में लाए आवेशित किया जा सकता है। किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना किसी चालक को आवेशित करने की विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। एक चालक गोला लिया मैंने, एक चालक गोला ए लिया और इसको व्यवस्थित कर लिया मैंने एक कुचालक स्टैंड पर। इसको मैंने रखा एक कुचालक स्टैंड पर। ये हमारा कुचालक स्टैंड है और ये हमारा चालक गोला है, चालक गोला। चालक गोला ए लिया, उसी कुचालक स्टैंड पर हमने व्यवस्थित कर लिया। अच्छा, चालक और आवेशित वस्तु में क्या अंतर होता है, इस चीज को आप ध्यान दें। चालक वह पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन कर सकता है, जिसमें से आवेश प्रवाहित हो सकता है, चालक। आवेशित वस्तु वो होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आवेशित वो वह चीज है जो जिसमें से आपको विद्युत धारा मिल रही है। अच्छा, हम जर्नल इसी वे में इसे समझे तो क्या होगा, जिस वस्तु को टच करने पर आपको करंट आए वो आवेशित है, और जबकि जिसमें से आवेशित आए, तांबे का तार जो है वो चालक है। तो जब तक उसे किसी सॉकेट में नहीं लगाओ, क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। तो जब तक हमने सॉकेट में नहीं लगाया तब तक वो चालक है, केवल क्या है? चालक। और यदि उसमें से विद्युत धारा भी प्रवाहित होने लगे तो वो आवेशित है। ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हमें इस गोले को आवेशित करना है। अभी ये चालक है, चालक है मतलब किसी भी पदार्थ में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, मतलब धनावेश होता है उसके पास और ऋणावेश होता है। इसके पास धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। धनावेश ऋणावेश ऐसे दिखा रहा हूं मैं इसको। तो एक चालक गोला है जिसके पास धनावेश भी होता है और ऋणावेश भी होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चालक गोले के पास एक छड़ लेके जा रहा हूँ। ये ऋणावेशित छड़ है, इस पर ऋणावेश क्या कर रहा हूँ, एक ऋणावेशित छड़ लेके जा रहा हूँ इसी चालक गोले के पास। ये चालक गोला हमारा ए है और सेम वही क्या है, कुचालक स्टैंड। ठीक है।
अभी मैंने इस चालक छड़ को, ऋणावेशित छड़ को इस गोले के संपर्क में नहीं लाया, इसे टच नहीं किया है, मैंने इसको थोड़ा दूर रखा है, तो होने में क्या वाला है, ध्यान दीजिए इधर। आप जानते हो बेसिक सी चीज है, माइनस आवेश, माइनस आवेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। प्लस आवेश, प्लस आवेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। माइनस आवेश प्लस आवेश को क्या करता है, आकर्षित करता है। सजातीय आवेशों में, एक ही जाति के आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, रिपल्सन की प्रॉपर्टी होगी, जो अपोजिट चार्जेस होंगे उनमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी। तो सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सन का प्रॉपर्टी होगा उसमें, और जो अपोजिट चार्ज है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी। तो जब मैं इस चालक गोले के पास एक ऋणावेशित छड़ लेके जा रहा हूँ, जिसके पास, इस चालक गोले के पास धनावेश भी है और ऋणावेश भी है, तो होगा क्या, इस ऋणावेशित छड़ के आकर्षण के कारण धनावेश इस तरफ इकट्ठा होगा। एक बात ध्यान रखें, हमने ऋणावेशित छड़ को संपर्क में नहीं लाया है, टच नहीं किया इसके, और इस वाली साइड इधर प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाएगा, ऋणावेश इकट्ठा हो जाएगा। ये ऋणावेशित छड़ है तो इससे आकर्षित होगा धनावेश, और इसी ऋणावेशित छड़ के प्रतिकर्षण के कारण जो ऋणावेश है ये दूसरी तरफ चला जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसा कर लिया, उसके बाद मैं इस साइड को भूसंपर्कित कर दूं, जमीन से संपर्कित कर दूं, भूसंपर्कित। यदि भूसंपर्कित कर देता हूं तो क्या होगा, ये सारा ऋणावेश जिस पर प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है वो क्या होगा, यहां से होकर किस में चला जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, जमीन में चला जाएगा। अच्छा, चूंकि धनावेश पर आकर्षण बल लग रहा है ऋणावेश का, तो इसके आकर्षण प्रभाव के कारण ये धनावेश भूसंपर्कित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस भूसंपर्कन के कारण क्या होगा, ये सारा ऋणावेश जो है वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। अच्छा, ऋणावेश जब इससे हट जाएगा तो स्थिति क्या होगी, मैं यहीं पे बना रहा हूँ तीसरी स्थिति, ध्यान दें, इसकी स्थिति ये होगी, ये वही चालक गोला हमारा ए, ये चालक स्टैंड वही सेम, और मैंने क्या किया हुआ, इस छड़ को भी हटाया नहीं है, इस छड़ को हटाया नहीं है तो इस पर प्लस आवेश है, ऋणावेश तो क्या हो गया, भूसंपर्कित हो गया, जमीन में चला गया, इस पर क्या बचा हुआ है, प्लस आवेश। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस छड़ को भी हटा देने वाला हूँ। हटा दोगे तो गोले पर क्या बचेगा, केवल धनावेश बचेगा। अभी तक जो हमारा ये धनावेश है, ये चालक गोला हो गया आवेशित, आवेशित भी कैसा आवेशित, धन आवेशित हो गया, धन आवेशित हो गया। अब तक ये चालक था, अब ये चालक तो है लेकिन आवेशित चालक है। यही विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन, बिना संपर्क में लाए हमने इस चालक गोले को क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। अच्छा सर, इस पर ये क्यों आवेशित नहीं है, मैंने इसको फर्स्ट वाली वीडियो में डिटेल में समझाया था। इसके पास जितना धनावेश है, यदि 20 धनावेश हैं तो 20 ही ऋणावेश होंगे, और धनावेश ऋणावेश मिलके क्या बन गया, 0, मतलब ये क्या होगा, उदासीन। आया कि नहीं आया, तीनों। पहली विधि कौन सी थी, पहली विधि घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी विधि चालन या संपर्क द्वारा आवेशन, तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। इससे आगे हम बात करते हैं। ये तो तीनों विधियां हो गई, चालन, संपर्क और प्रेरण, ठीक है। इससे आगे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो नोट्स हैं उनकी फोटोकॉपी या फिर PDF फाइल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो अपलोड कर दी जाएगी या कुछ दिन आप वेट करें, ठीक है। अच्छा, एक और अनुरोध, यहाँ पे हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आगे का हमारा टॉपिक है अब
आवेशों के गुणधर्म, आवेशों के गुणधर्म, आवेशों के गुणधर्म। ठीक है, आवेशों में कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, तो यहाँ भी मैं 3 गुणधर्म डिस्कस करने वाला हूं, जो एक बार मैं नोट कर दिए देता हूं। हम जो पहला गुणधर्म पढ़ने वाले हैं वो है आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता। ठीक है, ये पहला गुण है, आवेशों की योज्यता। दूसरा गुण जो है आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण। और तीसरा गुण जो है वो है हमारे पास आवेशों का क्वांटम, आवेशों का क्वांटम। तो ये 3 गुणधर्म हम बात करने वाले हैं, आवेशों के गुणधर्म। पहला है आवेशों की योज्यता, दूसरा आवेश संरक्षण और तीसरा आवेशों का क्वांटम। तो एक एक डिस्कस कर लेते हैं इसमें भी। पहले आवेशों की योज्यता क्या है? आवेशों की योज्यता, योज्यता मतलब आवेश कैसे जुड़ेंगे। आवेश चूंकि एक अदिश राशि है, इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार नोट कर लिया, मैं रफ करने वाला हूं। आवेशों की योज्यता, ठीक है। तो आवेश चूंकि एक अदिश राशि है, इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, तो आवेश जो है एक अदिश राशि की तरह ही जुड़ते हैं। जैसे बीजगणितीय योग होता है सामान्यतः, वैसे ही आवेशों का भी बीजगणितीय योग ही होगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस में लिया जाएगा आवेश को, प्लस है तो प्लस में लिया जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ एक वस्तु है जिस पर, एक वस्तु है, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल 5, एक वस्तु है जिस पर क्रमशः -4 कूलाम आवेश है, 8 कूलाम आवेश है, 12 कूलाम आवेश है। ठीक है, तो इस पर कुल आवेश कितना होगा, इसका टोटल आवेश। योज्यता मतलब जोड़ कैसे होगा आवेशों का, तो ठीक सिंपल, आवेशों की योज्यता का गुणधर्म कहता है कि आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश जो है वो उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो बीजगणितीय योग कर रहा हूँ, -4 + 8 + 12, 12 8 20, -4 = 16 कूलाम। कितना कूलाम होगा? 16। और किसका होगा? प्लस का। ठीक है, ऐसे ही कि सेकंड एग्जांपल की मैं बात करूं, यदि किसी वस्तु पर आवेश है -4 कूलाम, -4 कूलाम और -12 कूलाम। ठीक है, और लेते -8 कूलाम, तो इस पर कुल आवेश कितना होगा? इनके बीजगणितीय योग के बराबर, मतलब -4 + 12, ये प्लस का है, -8, -4 -8 और -8 का 16 प्लस का 12, कितना होगा? -4। ठीक है, तो आवेश की योज्यता गुणधर्म क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो है अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। जैसे सामान्य संख्या अंक में जोड़ते हैं, वैसे ही इन पर योग होगा। दूसरा हमारा जो गुणधर्म है वो है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, ये नियम क्या कहता है? ध्यान दीजिए, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो किसी वस्तु से आवेश नष्ट होगा, ना ही आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश ना तो नष्ट होगा और ना ही उत्पन्न होगा, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे हमने क्या किया था, फेंस ने किसको रगड़ा था? अंबर को। बार बार वही एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, अंबर को उनसे रगड़ा। ठीक है, तो क्या हुआ? ध्यान दीजिए, इससे कुछ आवेश निकला और इस पर चला गया। ठीक है, जैसे मैंने सोडियम की बात करी थी, यानी कि ध्यान दीजिए, आवेशित होते समय हुआ क्या? क्या हुआ? इससे यदि आवेश निकलेगा तो कहीं और जाएगा,
जैसे NaCl एक अणु है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इधर Na लिखा है, इधर Cl लिखा है, एक बंद बनेगा, ध्यान दीजिए। इसका परमाणु क्रमांक 11, इसका परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11, प्रोटॉन कितने होंगे 11। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17, इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे 17। अब ध्यान दीजिए कैसे आवेशित हो रही है वस्तुएं। अब हमने बात करी थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस याद है, कि 288 नियम आवेश का, आवेश अष्टक नियम। तो किसी वस्तु पर आवेश जो है वो कैसे रहेगा 288 के पेयर में, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरो, फिर दूसरे में कितने रहेंगे 8, 2 4 5 6 7 और 8, 2 और 8 10 हो गए, और एक इसमें रहेगा। और हमने बात की थी ये क्या कहेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन या तो ले लो या 7 मुझे दो, तब स्थायी रहेगा सोडियम, ठीक है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन रह गया इसके पास 10, ठीक है। और प्रोटॉन अब भी कितने थे 11, तो ये कैसा हो जाता था धनावेशित, क्योंकि इसके पास धनावेशित, क्योंकि इसके पास एक धन आवेश अधिक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक निकलने के बाद कितने हैं 10 और प्रोटॉन कितने हैं 11, ठीक है। तो ये हो जाता था धनावेशित। अब ध्यान दीजिए जो निकला इलेक्ट्रॉन वो इससे साझा कर दिया, इसके पास जुड़ेगा कैसे, 2 8 8 भरते हैं 2, इसमें भर देते हैं 8, क्लोरीन के लिए 2 8 8 10 हुए, इसमें कितने भरे जाएंगे 4 5 6 7 17 है इसके पास इलेक्ट्रॉन, 2 भर दिए पहले कोर्स में, दूसरे में 8 10 10 और 7 17। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे जो निकला वो कहता है मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन दिया इसे, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, कितने हुए इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं 17। तो ये हो जाता है ऋणावेशित, ऋणावेशित। और कितना ऋणावेशित -1 Cl-1 लिखते हो, Na+1 लिखते हो कि नहीं लिखते हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मैं क्या समझाने वाला हूँ कि आवेश ना तो किसी वस्तु से नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, ये केवल स्थानांतरित होता है। पहले कुल आवेश कितना था इस पर ध्यान दीजिए, कुल आवेश कितना था, इलेक्ट्रॉन कितने थे 11 और प्रोटॉन कितने हैं 11, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो अब इस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अच्छा इसके पास पहले कितने थे इलेक्ट्रॉन 11। ध्यान दीजिए जब तक आवेशित नहीं हुआ, Cl जब तक आवेशित नहीं हुआ था इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, तो 11 और 17 कितना हुआ 28, कितना हुआ 28। और आवेशित के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, Na के पास 10, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास पहुंचा, कितने हो गए 18, कितने हो गए टोटल 28। मतलब यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन निकला वो किसने ले लिया Cl नहीं, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ना तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ ना खत्म हुआ, ठीक है। आवेश केवल स्थानांतरित होता है, यही है आवेश संरक्षण का नियम, ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा जिनको टफ लगे, ये बेसिक्स जिनके क्लियर ना हो वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर से लिखें। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है जिनका फंडा छोटी क्लासों का क्लियर नहीं है कि सर ये 17 8 7 5 कहाँ से आए, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, पहले मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आवेश संरक्षण का नियम। अब तीसरा नियम जो है वो है आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटा, ठीक है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं। आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटा, इसे क्या होता है आवेश का क्वांटा, ध्यान दीजिए तीसरे नंबर का है हमारे पास गुणधर्म। आवेश का क्वांटा कहता है किसी भी वस्तु पर आवेश का मान एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होगा। बड़ी टफ सी लैंग्वेज है, मैं इधर लिख देता हूँ इसलिए। किसी भी वस्तु पर
आवेश का मान एक निश्चित न्यूनतम संख्या का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, लैंग्वेज जितनी टफ है उतना ही आसान है समझने पर। किसी भी वस्तु पर आवेश का मान एक निश्चित न्यूनतम संख्या का पूर्ण गुणज होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, NaCl नमक आप खाते हो, क्या NaCl का एक अणु होता है? उसमें बहुत सारे अणु होंगे। ठीक है, तो किसी वस्तु पर आवेश कैसे होगा ये कैसे बता सकते हैं? जैसे मैंने एक कॉपर का इतना लंबा तार लिया, क्या एक Cu होगा इसमें? कॉपर Cu, क्या एक ही परमाणु होगा? बहुत सारे परमाणु होंगे। बहुत सारे परमाणु होंगे कि नहीं होंगे? असंख्य परमाणु होंगे। परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु मिलकर पदार्थ बनाते हैं। तो बहुत सारे परमाणु Cu के जब होंगे तो ये बना है कॉपर का तार। तो यदि इस पर मुझे आवेश बताना है कॉपर के तार पर, तो मैं कैसे बताऊंगा कितना आवेश है? मैं कैसे बताऊंगा? ध्यान दीजिए, इस पर आवेश का मान एक निश्चित न्यूनतम संख्या का पूर्ण गुणज होगा। अगर मैं कहूं इसके पास इलेक्ट्रॉन 28 हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक सेकंड के लिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसके पास 28 है। 29 होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन कॉपर के, निकल कॉपर जिंक, तो 29 इलेक्ट्रॉन हैं यदि इसके पास, ध्यान दीजिए, तो ये 29 इलेक्ट्रॉन पर मिलके एक परमाणु बनाएगा। क्या बनाएगा? परमाणु। 29 इलेक्ट्रॉन मतलब एक परमाणु। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अब यदि मैं कहूं कि कॉपर का एक अणु कितना आवेश रखता है, तो बता सकते हो कितना आवेश होगा इस पर? ऋणावेश की अगर बात करो तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 29। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, तो 29 इलेक्ट्रॉनों पर कितना होगा? 29 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होगा? थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं हम इसमें। 29 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होगा? 29 गुना 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होगा कि नहीं? अब यदि मैं कहूं इसमें कॉपर के 25 परमाणु हैं, ये पदार्थ जो बना हुआ है, ये जो अणु बना हुआ है, इसमें 25 परमाणु हैं, तो कैसे निकालोगे आप कि आवेश कितना है उस पर? कैसे निकालोगे? 25 परमाणु कितने हैं? 25। और एक परमाणु पर आवेश कितना है? 29 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। फिर से एक बार देखें, यदि आपको एक तांबे का तार, एक तांबे का जो परमाणु होता है कॉपर, उसके पास 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 29। आवेश का मान निकालना है आपको इस पर। तो एक परमाणु का आवेश कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, तो कॉपर के एक परमाणु पर आवेश होगा 29 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। और यदि मैं कहूँ ये तांबा जो है वो कुल मिलाकर 25 परमाणु से मिलकर बना, एक परमाणु पर आवेश ये, तो 25 पर क्या होगा? 25 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो ये निश्चित न्यूनतम संख्या ये है, ध्यान दीजिए। तो अब आसान है, किसी भी वस्तु पर आवेश का मान एक निश्चित न्यूनतम संख्या का पूर्ण गुणज होता है। एक निश्चित न्यूनतम संख्या है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इसका पूर्ण गुणज मतलब क्या किसी भी संख्या पर ऐसे आवेश होगा 1.5 आवेश है, 1.5 परमाणु से मिलकर नहीं होगा। तो एक पूर्ण संख्या इसलिए कहा 1 2 3 4 ऐसे करके। तो किसी भी वस्तु पर आवेश का मान क्या होगा? एक निश्चित न्यूनतम संख्या का पूर्ण गुणज। ठीक है, अगर उसमें 10 परमाणु 1 लाख है, 10 लाख है, तो 10 लाख गुना होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश। ठीक है, ये है आवेश का क्वांटा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, उससे सॉल्व करके आप मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट हम आगे की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हमारे पास
ये क्वेश्चन जो है, अच्छा इसको दिखाते हैं। Q इज इक्वल टू एन ई, ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला जो अगर बनाए तो ऐसे होता है। अब इसका क्वांटा को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, n है, यदि 25 परमाणु है तो हम 25 लिखेंगे, 26 है तो 26, 10 लाख है तो 10 लाख, 20 लाख है तो 20 लाख। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इधर नोट कर देते हैं, 6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम होता है। ठीक है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। एक कूलाम आवेश में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सॉल्व करके आप मुझे बताइए। धन्यवाद।